नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि महीनों से जारी भारत चीन सीमा तनाव जो है अब खत्म हो गया है। राजनाथ सिंह के मुताबिक एलएसी के पास लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध अब समाप्त हो गया है। राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बताया कि भारत और चीन के बीच एलएसी के पास पैंगोंग लेक विवाद पर समझौता हो गया है और अब यहां से दोनों ही देश की सेनाएं अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगी। साथ ही रक्षा मंत्री ने यह बताया कि सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति जो है वो बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलिंग अभी नहीं होगी, समझौता होने के बाद पेट्रोलिंग को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं कुछ मुद्दे जो है अभी भी बाकी हैं, जिन पर आगे की चर्चा जो है वो जारी रहेगी। तो हिंदुस्तान और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के इलाकों में पिछले करीब 10 महीनों से जारी सीमा विवाद अब खत्म होने की ओर है, ऐसा कहना जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जहां पर उन्होंने आज पार्लियामेंट से जो है ये बड़ी घोषणा की है। बता दें आपको जो है पैंगोंग लेक से जो है पीछे हटेंगी दोनों देश की सेनाएं, ऐसा कहना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट आशीष पांडे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आशीष जी आपका। धन्यवाद। आशीष जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है आज पार्लियामेंट से कहा है कि हिंदुस्तान ने कुछ खोया नहीं और 48 घंटे के भीतर जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके देखने के दो तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि अभी इसका विस्तृत डिटेल आनी बाकी है, क्योंकि मौजूदा समय में सिर्फ बात सैनिकों की वापसी का नहीं है, बल्कि भारत ने जो उस अपने क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां तेज करी थी और जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा था, वो गतिविधियों के बारे में भी क्या कोई बात हुई है? क्या भारत उसको जारी रख पाएगा, या चीन की तरफ से जो बार बार उस पर ऑब्जेक्शन आते रहे हैं, हम क्या उसको उस तरीके से काउंटर करने की स्थिति में हैं, या हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर एलिवेशन प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं? ये एक चीज है जिसके बारे में अभी तक रक्षा मंत्री ने कुछ बोला नहीं, या अभी तक कोई डिटेल आई नहीं है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर ये देखेंगे तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। आप देखें तो आज एक रशियन मीडिया में खबर आई थी कि जिसमें कि 45 चाइनीज सैनिक गालवान क्लैश में मारे गए थे। पूरी दुनिया में अब आज की डेट में एक संदेश ये जा रहा है कि चीनियों ने जब भारत की तरफ मूव करना शुरू किया, भारत ने उनका कड़ा प्रतिरोध किया, उनके सैनिकों को मारा और आज निगोशिएशन टेबल पर बैठ करके चीन को वापस पीछे धकेलने में सफल रहे हैं। ये एक पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती हुई सैन्य क्षमता और सैन्य प्रतिरोधक क्षमता का प्रमाण है, और भारत को कम से कम कूटनीति के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पे एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है इसका। बिल्कुल। पांडे जी, जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में तमाम स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऐसे में राजनीतिक तौर से, कूटनीतिक तौर से और सामरिक तौर से इसके क्या मायने आप समझते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, कूटनीतिक तौर पे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे काफी मजबूत होकर के उभरा है और पूरी दुनिया में एक संदेश गया है, जो खासकर उन छोटे देशों को जो कि कई बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में हैं और क्वाड की गठन की जहां तक बात कई बार उठती रही है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया में, तो अब भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश बनकर के उभरेगा। और जो देश आज की डेट में चीन से पीड़ित हैं और चीन का प्रतिरोध करने में खुद को कठिनाई महसूस करते हैं, वो आज भारत की तरफ देखेंगे और भारत को एक ऐसे देश के जिस तरीके से देखा जाएगा जिसने चीन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और उनको वापस अपने क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी भारत सरकार का देखिए, मैं जनरली आंतरिक मामलों में कमेंट करने से बचता हूं, पर हाँ, भारत सरकार को जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार चीन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सफलता है और सरकार अब अपने विरोधियों को शांत कराने में सफल होगी।
बिल्कुल। और साथ में आशीष जी, जिस तरीके से लगातार आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि चीन के साथ डिसएंगेजमेंट पर बात हो रही है, लगातार काफी समय से इसको लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए चाइना के पर्सपेक्टिव से तो कितना इसको जो है ऑथेंटिक माना जाए, विश्वास कैसे किया जाए? हाँ, ये एक आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। इससे पहले भी जब सैन्य स्तर की वार्ताएं हुई हैं, उसमें भी कई बार चीनियों की तरफ से इस तरीके से सहमति बनी थी कि डिसएंगेजमेंट होगी, वो अपने क्षेत्रों को, कब्जाए हुए जमीन को वापस करके पीछे जाएंगे। लेकिन वो गति या तो काफी धीमी रही या फिर वो हुई नहीं। शायद इस बार चूंकि ये बातचीत एक डिप्लोमेटिक स्तर पे हुई है और रक्षा मंत्री अगर आकर के संसद में इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। मैं बस इंतजार एक चीज का करूंगा कि अभी चीन के विदेश मंत्रालय से इस बारे में क्या खबरें आती हैं और वो इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं। बट अभी तो अच्छी खबर है, बिल्कुल खबर अच्छी है। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरीके से बात तो लौट फिर के वही है ना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि अप्रैल 2020 वाली जो सिचुएशन थी पिछले साल, वही इस बार बनेगी। लेकिन ऐसे में क्या ये सिचुएशन अभी जल्दी बन जाएगी या इसमें और समय लगेगा? इसको देखते हुए आप कैसे देखते हैं इसको? दोनों तरफ से चिंताएं बरकरार हैं, दोनों तरफ से संशय बरकरार है, और खासकर जहाँ पे रक्तपात हुआ हो, 50-60 सालों के बाद में गोलियां चली हो, वहां पे दोनों एक दूसरे पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते। तो इसमें समय तो लगेगा। उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार ने जब उनसे बातचीत करी होगी तो एक तय समय सीमा भी उनके साथ डिस्कस किया होगा कि इस तारीख तक हम ये प्रगति करेंगे, और उसकी समीक्षा भी करने की बात करी होगी। इसको अनएंडिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ा गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में कुछ डिटेल्स आएंगी और जल्दी ही कुछ तय समय के अंदर में ये डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आशीष जी अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है? अगर 48 घंटे के भीतर जो है, जो जैसा कहना रक्षा मंत्री का है, अगर 48 घंटे के भीतर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती जैसे पहले थी, तो ऐसे में हिंदुस्तान क्या कुछ कदम उठा सकता है? भारत के पास आज की डेट में कई सारे कदम हैं और भारत ने पीछे उठाए भी हैं। आर्थिक महोत्सव पर चीन का बहिष्कार हुआ है, भारत में जिस तरीके से चीन का इंपोर्ट गिरा है, भारत ने अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाई हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन के साथ बातचीत होती रही है इस बारे में कि आप अपनी सैनिकों को पीछे वापस बुलाएं। वो सारी चीजें जारी रहेंगी। बट आप इस बीच में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो जितनी भी प्रगति है ना, वो क्षणिक है, ये थोड़े दिनों के लिए है। आप इसको एक छोटी लड़ाई के रूप में देखें और इसको जीतें, और इससे एक सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। वो पीछे जाएं या उसमें देरी लगाते हैं, अपनी सैन्य क्षमताएं चीन के बराबर करनी ही पड़ेंगी। जब तक आप उनके तरीके से उनकी बराबरी में आकर के शक्तिशाली नहीं होंगी, तब तक ये समस्याएं आज कल परसों आती रहेंगी। और ये 1949 में जब से चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई है, तब से ये समस्या चली आ रही है। तो ये आपको अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा करके चीन के बराबर बनना ही पड़ेगा। जितना समय आपको इन बातचीत से मिल रहा है, आप उसका उपयोग करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन आशीष जी पहले भी समझौते हुए हैं चीन के साथ और अभी भी हो रहे हैं, जैसे कहना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। तो ऐसे में इस बार के जो समझौते हैं वो पिछले बार के मुकाबले कैसे अलग उनको देखा जाए? किन कंडीशंस में वो समझौते रखे गए हैं? इस बार के जो समझौते हुए हैं और इस बार की जो घोषणाएं हुई हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री से ठीक एक लेवल नीचे भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से आई है। इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अगर किसी देश का रक्षा मंत्री इतने विश्वास के साथ कह रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ ठोस कदम दोनों की तरफ से मिले होंगे। और खासकर अभी देखिए तो अमेरिका में जिस तरीके से सरकारें बदली हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी काफी सारे बदलाव आ रहे हैं। पूरी दुनिया जिस तरीके से कोरोना वायरस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो इस पूरे मसले में चीन को भी कहीं ना कहीं ये चीज महसूस हुई है कि वो भी ज्यादा दिन तक अलग थलग नहीं रह सकता। और भारत को अपने पड़ोस में एक परमाणु शक्ति और एशिया में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत के साथ वो लंबे समय तक इस तरीके की सिचुएशन बना करके रखना चीन के हित में भी नहीं है। शायद उनको ये चीज समझ में आई है, इसलिए ये समझौता और ये घोषणा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में पांडे जी, जिस तरीके से खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 3 सिद्धांतों की बात की है, तो ऐसे में खुद ड्रैगन से निपटने के लिए, यानी कि चीन से निपटने के लिए किन मोर्चों पर
हिंदुस्तान को जो है अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। किस तरीके से जो है जिस तरीके से जो लगातार सेना पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा या फिर कैसे? तो भारत को आप चाहे कितने भी समझौते हों, पंचशील हो, आज के सिद्धांत हो, किसी भी चीज हो, भारत को एक चीज हमेशा क्लियर रखनी चाहिए कि भारत को आर्थिक रूप से चीन पे अपनी आत्मनिर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। चीन से जिस तरीके से सामान और जिस तरीके से आर्थिक प्रौद्योगिकी के लिए कुछ सालों में जो तेजी से निर्भरता बढ़ी है, उसे खत्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है विदेश नीति के मामले में, और खासकर दक्षिण एशिया में अगर आप देखेंगे तो ड्रैगन्स ने श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जिस तरीके से तेजी से पैठ बनाई है, और उसी तेजी से भारत के इन अपने पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हुए हैं। आज से 30 साल पहले ये सारी क्षेत्र जो थे वो भारत के प्रभुत्व वाले माने जाते थे। आज ये देश एक एक करके चीन के कब्जे में जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से डेट ट्रैप हो या राजनीतिक रूप से उनकी चीन समर्थित सरकारें वहां पे बन रही हैं। ये बहुत खतरनाक है। भारत की विदेश नीति को तेज करना पड़ेगा। और तीसरी चीज आप सबको पता है और हमें भी पता है कि चीन सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। तो आपको अपने सैन्य मुद्दों पे, अपने सैन्य शक्ति को जितनी तेजी से हो सके आपको आगे बढ़ाना ही होगा। तो ये त्रिस्तरीय चीजें हैं, आर्थिक, विदेश नीति और सामरिक रूप से आपको मजबूत बनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आर्थिक तौर पर लगातार हिंदुस्तान स्ट्राइक कर रहा है चीन की तरफ, चीन के ऊपर, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे स्ट्राइक की जाए? अंतर्राष्ट्रीय तौर पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। आपने अभी क्वाड का ऑप्शन खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के साथ आप बैठ करके लगातार वार्ताएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने वियतनाम, ताइवान जैसे देश जो कि चीन के खिलाफ में एशिया महाद्वीप में काफी मुखर रहे हैं, उनके साथ आपने संबंधों को मजबूत किया हुआ है। रशिया के साथ भी आपके अच्छे संबंध हैं, जहाँ पे कि रशिया चीन के साथ एक अच्छा बड़ा पार्टनर है। उसको बीच में लेकर के कई बार वार्ताएं हुई और कई बार ऐसी खबरें भी आई थी कि अंदर से रशियंस मध्यस्थता की कोशिश भी कर रहे हैं भारत चीन सीमा विवाद के अंदर। और इन सब के साथ आप अपने रिश्ते प्रगाढ़ करिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को पुनर्मूल्यांकन करिए और वहां पे अपनी गतिविधियां तेज करिए। भारत की विदेश नीति और विदेश मंत्रालय में बैठे लोगों को अपने बाहर निकल करके इन देशों में जा करके वहां मिलने की जरूरत है। अपने संबंधों को दोबारा से परिभाषित करने की जरूरत है। जिस तरीके से चीनियों ने घुसपैठ बनाई है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में आशीष जी, जिस तरीके से साल भर बीत चुका है, 15 जून को ये पूरी घटना घटी थी, और ऐसे में एक साल बाद, लगभग एक साल बाद जो है फिलहाल रास्ते पर चीन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कितना ये महत्वपूर्ण समझा जाए इसको आप बहुत महत्वपूर्ण समझिए। और ये शायद पिछले एक दशक के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये चीन की सबसे बड़ी हार है कि वो वापस आए, वो आए। उन्होंने गालवान में हमारी सेना को चुनौती दी, अपने जवानों को खोया, शर्म के मारे वो उनको उस हार को वो स्वीकार भी नहीं कर पाए और अब वापस अपनी पुनर्स्थिति पे जा रहे हैं। अगर चीन एक लोकतांत्रिक देश होता तो वहां पे जनता उनसे पूछती भी कि इस 10 महीने के लंबे क्लैश और विवाद के बाद चीन को आखिरकार हासिल क्या हुआ। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को और उनके राष्ट्राध्यक्षों को ये सवाल का आंसर गाहे बगाहे खोजना भी पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए बहुत ज्यादा खुशी की नहीं बल्कि चौकन्ना रहने की जरूरत है और अपनी ताकत में इजाफा करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष पांडे जी। धन्यवाद। तो भारत और चीन के बीच लद्दाख विवाद पर जो है समझौता हो रहा है, ऐसा कहना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ऑक्सीजन देने के प्रयास में लगी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज के दौरे पर हैं। कांग्रेस महासचिव दिल्ली से प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट से काफिले के साथ झलवा, राजपुर, धोबीघाट चौराहा होते हुए आनंद भवन पहुंचेंगी और वहीं आनंद भवन से वह जो है नैनी ओवरब्रिज होते हुए अरेल घाट पहुंचेंगी और फिर नाव में सवार होकर वह संगम में डुबकी भी लगाकर मनौती मांगेंगी। आपको बता दें कि
यहां से वह नाव से ही माघ मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और तकरीबन 3 किलोमीटर वह नंगे पांव पैदल चलकर शंकराचार्य से मिलकर मनकामेश्वर मंदिर पहुंचेंगी और वहीं मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी में उनकी डुबकी भी होगी। और वहीं कांग्रेस को कितना फायदा इस डुबकी से मिलेगा ये तो बात समय बताएगा। आपको बता दें इतना ही तो तय है कि एजेंडा जो है वो विधानसभा चुनाव 2022 ही है। तो आज उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल लगातार तेज हो गई है और वहीं आज जो है कांग्रेस महासचिव प्रयागराज में है और बता दें आपको प्रियंका जो है यहां पर संगम में स्नान करेंगी और लोगों से मुलाकात भी करेंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा कांग्रेस महासचिव का माना जा रहा। आपको बता दें कि बीते दिन भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में ही थी और प्रियंका ने सहारनपुर में हुई किसान महापंचायत में हिस्सा लिया था, जिसके जरिए प्रियंका गांधी ने जो है मोदी सरकार के कृषि कानून को निशाने पर भी लिया था। और वहीं उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की प्रभारी भी हैं और ऐसे में उनकी ओर से लगातार यहां को कांग्रेस को मजबूत करने का काम भी हो रहा है। तो तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राहुल आनंद जुड़ चुके हैं। राहुल जी स्वागत है आपका। नमस्कार। राहुल जी कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज तो प्रयागराज में वो डुबकी भी लगाएंगे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए ये जो भाई बहन की जो जोड़ी है इन्होंने आज तक अपना अध्यक्ष नहीं तलाशा और 2022 को चुनाव को लेकर अपनी गतिविधि को इन्होंने तेज कर दिया है। और रही बात कि जहां तार्किक बातें होनी चाहिए वहां ये लोग अतार्किक बातें करते हैं और जो भी नकारात्मक राजनीति है वो करने में ये माहिर है। और राहुल गांधी जी तो कहीं कहीं मनोरंजन का भी काम करते हैं, तो इनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बस यही कहूंगा कि प्रयागराज जाकर वो देखें, घूमे फिरे कि योगी जी ने कैसे कार्य किए हैं वहां पे, इसका आनंद उठाएं। जी बिल्कुल। लेकिन राहुल जी जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जो है एक्टिव हो रही हैं, चाहे वो कल किसान महापंचायत में शामिल हुई तो आज जो है संगम में डुबकी लगाएंगी, लेकिन ऐसे में एक तीर से दो निशाने उनके द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा कहना गलत तो होगा नहीं? क्या कहिएगा आप? नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और मैं आपको यही बता दूं कि इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपने मैनिफेस्टो को भी जो लिखित है इसको भी वो मानने को तैयार नहीं है और इनको किसानों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जब सदन में दोबारा से बिल के बारे में चर्चा की गई तो इनका कोई एमपी और यहाँ तक कि जो विरोध करने वाले नेतागण हैं किसी ने भी काला कानून में क्या है इसका कोई जिक्र नहीं कर पाए, केवल हल्ला करके वो वॉकआउट हो गए। और इनको बस चाहिए कि कुछ ना कुछ देश में चलता रहे, लोग हम पे देखे कि हाँ हम भी हैं विपक्ष में और हम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो आधार और वो तर्क अब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, ना किसी ने दिया। पिछले 2-3 दिनों से ये मुद्दा बहुत गर्म है कि आप बताइए कि इसमें क्या गलत है। अब तक कोई तार्किक जवाब इनकी तरफ से पेश नहीं की गई है। तो मैं कहूंगा कि ये बस 2022 का चुनाव का ये बस सामने टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। अंशु जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अंशु जी कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज तो संगम में डुबकी भी लगाएंगे, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर आप? देखिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी लगातार वो सभी वर्गों के, चाहे वो नौजवान हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सभी के संपर्क में है और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसलिए हम हमेशा श्रीमती प्रियंका गांधी जी इससे पहले माँ गंगा की जो नाव यात्रा थी उसमें वो विंध्याचल भी गई थी, माँ विंध्याचल के दर्शन करने। उसके अलावा जो मजार है, ईसागर, सभी, लेकिन ये सभी धर्मों का चुनाव होने से पहले ही क्यों याद आते हैं अंशु जी? भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, कांग्रेस के नेता धर्म का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उसमें आस्था है। लेकिन राजनीतिक मुद्दे हमारे हमेशा
नौजवानों को बेरोजगारी दूर हो, उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है वो कैसे कम हो, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, उत्तर प्रदेश कैसे विकास के रास्ते पर आगे चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश को पीछे लेकर जा रहे हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। 2:30 बजे रात को एक सनातन धर्म की बेटी को पीड़ित परिवार के बिना अनुमति के उसकी लाश को डीजल पेट्रोल डालकर जलवा दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो जो ये ढोंगी लोग बैठे हुए हैं भगवा चोले में, इनका चरित्र उजागर हो श्रीमती प्रियंका गांधी जी। इसीलिए कल मां शाकुंभरी देवी के दर्शन भी कर रही थी और आज वो संगम में पवित्र स्नान करेंगी, के साथ साथ प्रार्थना करेंगी कि जवाब लेंगे राहुल जी से। राहुल जी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जी का मैं इनको जवाब देना चाहूंगा कि जो धर्म की जो राजनीति की उन्होंने जो बात की, हम पे तो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जो धर्म की बात, मैं सनातन धर्म से आता हूं तो मैं सनातन धर्म का प्रचार करूंगा, और कोई अगर मुस्लिम धर्म से आता है तो मुस्लिम धर्म के बारे में बात करता है, कोई इस पे क्यों नहीं कटाक्ष करता है? हैदराबाद पे कि लोग मुसलमान को केवल भर रहे हैं, AIMP जिनके पार्टी के नाम में मुस्लिम है, उस पर कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोग बदनाम हर वक्त करते रहते हैं। और यही सिला है कि जनता का विश्वास हमारे तरफ बढ़ता जा रहा है और हमें सदन में पूरे जोश खरोश के साथ और बहुमत में बैठाया गया है, और हमने जो बातें अपने मैनिफेस्टो में की थी उसको हमने पूरा किया। इसलिए जनता का भरोसा हम पे कायम है और रहेगा भी। और जहां तक हमारे भाई ने जो बताया कि यूपी में क्राइम अनकंट्रोल है, तो मैं इनको बता दूं कि यूपी ही एक ऐसा प्रदेश है जिसको अगर सही मायने में देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की अगर कोई स्थिति बनी है तो वो योगी जी की सरकार में बनी है। और दूसरी बात, आपराधिक घटनाएं जो होती हैं वो होते रहती हैं, उसे कोई सरकार रोक नहीं सकती है। हाँ, कम करने का प्रयास करती है। अगर आप देखेंगे तो आपके महाराष्ट्र और राजस्थान में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, जबकि वहां कांग्रेस की ही मिलीजुली सरकार है। और मैं आता हूं, जो धर्म की बातें इन्होंने की है, तो इनको मैं बता दूं कि यूपी में और पूरे देश में कहां दंगा हुआ है, थोड़ा मुझे ये इंकित कर दे। जो शासनकाल में है, जो आंदोलन जीवी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूपी में खास करके आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी अंशु जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है राहुल जी के इन बातों को लेकर? सरकार में कितने दंगे होते हैं? उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज फैलाया है योगी आदित्यनाथ ने, पूरा प्रदेश जान चुका है। रोजगार की बात ही करते थे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, अगर आप आंकड़े उठाकर देखिए। और अब तो NCRB के आंकड़े भी आ चुके हैं कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा। अरे क्या जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ऐसे ढोंगियों का इलाज करने की श्रीमती प्रियंका गांधी जी उतरी है और ऐसे लोगों का नाश होगा 2022 में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी जी और राहुल आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए।